आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। आज हम भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक बहुत अहम दस्तावेज पर बात कर रहे हैं। ये वो आधिकारिक नियम है जो दिव्यांगजनों के अधिकारों को, आप कह सकते हैं, जमीनी हकीकत बनाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, बिल्कुल सही कहा आपने। ये हैं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 और ये 2016 के मुख्य अधिनियम, मतलब जो मेन एक्ट था, उसे लागू करने के लिए बनाए गए हैं। हमारा सोर्स है जून 2017 की वो ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन। तो इस डीप डाइव का मिशन क्या है? हमारा लक्ष्य है इन नियमों के जो मुख्य प्रावधान है और उनके असर को समझना। हाँ, ताकि भारत में दिव्यांगता अधिकार और वो कैसे लागू हो रहे हैं, इसकी एक साफ तस्वीर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले जो सबसे बुनियादी बात होती है, भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन। ये नियम इसे कैसे रोकते हैं? देखिए, नियम 3 बहुत साफ है। ये कहता है कि कोई भी स्थापन, मतलब कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, अगर उसमें 20 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो वो दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। और इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? मतलब कौन देखेगा कि ऐसा ना हो? जिम्मेदारी संस्था के प्रमुख की है, हेड की। उन्हें ये सुनिश्चित करना है कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। और अगर मान लीजिए कोई शिकायत करता है, हाँ, तो क्या होगा? तो संस्था को या तो एक्शन लेना होगा, मतलब अधिनियम के तहत कार्रवाई करनी होगी, या फिर अगर उन्हें लगता है कि भेदभाव नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति को लिखित में बताना होगा कि भाई जो एक्शन लिया गया वो क्यों सही है। और शिकायत का निपटारा? कितना टाइम लगता है इसमें? जो मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त होते हैं, उन्हें आमतौर पर 60 दिन के अंदर शिकायत निपटानी होती है, इमरजेंसी में जल्दी भी। और एक बहुत बहुत जरूरी बात है इसमें, क्या? कोई भी संस्था किसी दिव्यांग कर्मचारी को युक्ति युक्त आवासन, मतलब रीजनेबल अकोमोडेशन, जो उसकी जरूरत के हिसाब से बदलाव करने होते काम की जगह पर, हाँ, उसका खर्चा पूरा या आधा उस कर्मचारी से नहीं ले सकती, वो संस्था को ही देना होगा। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि खर्चा कर्मचारी पर नहीं डाला जा सकता। वाकई ठीक है। ये तो हुई भेदभाव रोकने की बात। अब संस्थाओं की और क्या जिम्मेदारियां हैं इन नियमों में? नियम 8, 9, 10 में ये बताया गया है, हर बड़ी संस्था, मतलब वही 20+ कर्मचारी वाली, उन्हें एक समान अवसर नीति यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनानी होगी। और इसे सिर्फ बनाना है या लोगों को बताना भी है? बताना भी है, उसे प्रकाशित करना होगा। या तो अपनी वेबसाइट पर डालें या फिर दफ्तर में किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहां सब आसानी से देख सकें। ये सिर्फ कोई कागज नहीं, एक तरह से वादा है। इस पॉलिसी में होता क्या है? मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें या कुछ ठोस चीजें भी? नहीं, इसमें ठोस बातें होनी चाहिए। जैसे दिव्यांगजनों के लिए क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं, कौन कौन से पद उनके लिए ठीक समझे गए हैं, भर्ती में, प्रमोशन में, ट्रेनिंग में क्या प्राथमिकताएं होंगी। और तबादला, स्पेशल छुट्टी, मकान वगैरह। हाँ, वो भी। रहने की जगह के आवंटन में प्राथमिकता, सहायक उपकरण कैसे मिलेंगे, ऑफिस तक या ऑफिस के अंदर आने जाने में कोई रुकावट ना हो, यानी बाधा मुक्त पहुंच, ये सब। और एक लाइजन ऑफिसर भी नियुक्त करना होता है। लाइजन ऑफिसर, उसका क्या काम होगा? वो इन सभी मामलों को देखेगा, एक तरह से संपर्क सूत्र का काम करेगा दिव्यांग कर्मचारियों के लिए। ठीक है, मतलब पारदर्शिता भी और मदद के लिए एक व्यक्ति भी। इसके अलावा रिकॉर्ड रखने या शिकायतों के लिए भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल। संस्थाओं को अपने दिव्यांग कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड रखना होता है। नाम, जेंडर, पता, दिव्यांगता किस तरह की है, क्या काम करते हैं, क्या सुविधाएं दी गई हैं। सरकारी दफ्तरों के लिए तो एक फॉर्मेट भी है, प्रारूप 3। और शिकायतें? सरकारी दफ्तरों में एक शिकायत निपटान अधिकारी भी होना चाहिए, जो गैजेटेड रैंक से नीचे का ना हो। और एक शिकायत रजिस्टर भी रखना जरूरी है। समझ गई। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जिस पर काफी चर्चा होती है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण। नियम क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, ये नियम 11, 12, 13 में है। ये बहुत बड़ा कदम है। नियम कहते हैं कि सरकारी नौकरियों में हर ग्रुप के पदों में कैडर की कुल संख्या में जितनी भी रिक्तियां होंगी, उनका 4% बेंचमार्क दिव्यांगता वाले लोगों के लिए आरक्षित होगा। 4%? और ये आरक्षण कैसा होगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? ये आरक्षण क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल होगा। अच्छा, क्षैतिज का मतलब थोड़ा और समझाएंगे आम भाषा में?
इसका मतलब है कि ये SC, ST, OBC वगैरह के लिए जो वर्टिकल आरक्षण होता है उसके ऊपर और अलग से होगा। मतलब हर कैटेगरी के अंदर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सीटें रिजर्व होंगी। ये उस कैटेगरी के कोटे को कम नहीं करेगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? एक रोस्टर बनाना होगा वैकेंसी का, और जब नौकरी का विज्ञापन निकलेगा तो उसमें साफ साफ बताना होगा कि कितनी सीटें आरक्षित हैं और किस किस तरह की बेंचमार्क दिव्यांगता के लिए हैं। और मान लीजिए किसी खास दिव्यांगता श्रेणी के लिए कोई मिला ही नहीं, तो वो सीट खाली जाएगी? नहीं, खाली नहीं। तब उन रिक्तियों का अंतर परिवर्तन हो सकता है। मतलब वो किसी दूसरी निर्धारित दिव्यांगता श्रेणी के उम्मीदवार से भरी जा सकती हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब भर्ती की पूरी प्रक्रिया, विज्ञापन वगैरह सब करने के बाद भी उस श्रेणी का कोई उपयुक्त उम्मीदवार न मिले। और रिपोर्टिंग, क्या सरकार को पता चलता है कि ये लागू हो रहा है या नहीं? हाँ, सरकारी संस्थाओं को अपने इलाके के स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को रिपोर्ट भेजनी होती है, 6 माही और द्विवार्षिक, अलग अलग फॉर्मेट में, प्रारूप 1 और प्रारूप 2। ठीक है। नौकरियों के अलावा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है पहुंच का, एक्सेसिबिलिटी का, रोजमर्रा की जिंदगी में। बिल्कुल। उसके लिए क्या प्रावधान है? हाँ, वो नियम 15 में है। ये कहता है कि संस्थाओं को भौतिक पर्यावरण, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह, परिवहन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT जैसे वेबसाइट्स, इनमें जो तय मानक हैं उनका पालन करना होगा। कौन से मानक हैं ये? इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे शहरी विकास मंत्रालय के पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए मार्च 2016 के मानक, सड़क परिवहन मंत्रालय का बसों के लिए सितंबर 2016 का कोड, और भारत सरकार की वेबसाइट गाइडलाइंस। वेबसाइट्स के लिए भी मतलब? हाँ, जैसे वेबसाइट पर जो दस्तावेज हों वो EPUB या OCR आधारित PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। मतलब ऐसे फॉर्मेट में जिन्हें स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर आसानी से पढ़ सकें। ये तो काफी तकनीकी लेकिन जरूरी बात है। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात भी है शायद। हाँ, नियमों की ये कहा गया था कि अधिसूचना की तारीख यानी जून 2017 से 6 महीने के अंदर बिल्डिंग, बस और वेबसाइट के अलावा जो दूसरी सेवाएं और सुविधाएं हैं उनके लिए भी एक्सेसिबिलिटी मानक तय किए जाएंगे। ओह, क्या वो तय हुए? इस पर हम आखिर में सोचेंगे। पहले बात करते हैं दिव्यांगता प्रमाण पत्र की। उसे बनवाने की प्रक्रिया क्या है? नियम 17, 18, 20 में प्रक्रिया दी गई है। कोशिश है कि इसे आसान बनाया जाए। कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि उसे निर्दिष्ट दिव्यांगता है, वो प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकता है। अब फिर जिस सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा हो वहां के मेडिकल अथॉरिटी को एक तय फॉर्म है प्रारूप 4, वो भरना होगा। साथ में निवास प्रमाण, फोटो और आधार कार्ड अगर है तो वो लगाना होगा। और कितने दिन में बन जाता है? मेडिकल अथॉरिटी को 1 महीने के अंदर या तो प्रमाण पत्र जारी करना होगा जो अलग अलग दिव्यांगता के लिए प्रारूप 5, 6 या 7 में होगा, या अगर उन्हें लगता है कि व्यक्ति पात्र नहीं है तो लिखित में कारण बताना होगा प्रारूप 8 में। क्या ये सर्टिफिकेट परमानेंट होते हैं? दोनों तरह के हो सकते हैं, स्थायी भी और अस्थायी भी, दिव्यांगता की प्रकृति के आधार पर। और जो पुराने एक्ट 1995 वाले के तहत सर्टिफिकेट बने हुए हैं वो जब तक वैध हैं तब तक मान्य रहेंगे। लक्ष्य ये भी है कि ये प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाए। अच्छा, ऑनलाइन, वो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आखिरी सवाल, इन सब नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, ये कौन देखता है? कोई निगरानी तंत्र है? हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए केंद्र में मुख्य आयुक्त और राज्यों में आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है। नियम 30 से 36 तक इनके बारे में बताते हैं। इनकी योग्यता क्या होती है? कोई भी बन सकता है? नहीं, योग्यताएं तय हैं। जैसे मुख्य आयुक्त के लिए कम से कम ग्रेजुएशन, सामाजिक क्षेत्र या दिव्यांगता के क्षेत्र में 25 साल का अनुभव होना चाहिए, जिसमें कम से कम 3 साल दिव्यांगता पुनर्वास या सशक्तिकरण में काम किया हो, और उम्र भी 60 साल से कम होनी चाहिए भर्ती के साल में। और कार्यकाल? मुख्य आयुक्त का कार्यकाल 3 साल या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, और राज्य आयुक्त का 3 साल, जिसे 2 साल और बढ़ाया जा सकता है, या 60 साल की उम्र तक। इनको हटाने के भी नियम हैं, जैसे अगर वो दिवालिया हो जाएं, कोई और नौकरी कर लें, किसी गंभीर अपराध में दोषी पाए जाएं या अपने पद का दुरुपयोग करें। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये नियम एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, भेदभाव रोकने से लेकर संस्थाओं को जिम्मेदार बनाने, नौकरियों में अवसर देने, हर जगह पहुंच को आसान बनाने, सर्टिफिकेट प्रक्रिया को सरल करने और फिर इन सब की निगरानी करने तक। बिल्कुल सही, ये पूरा एक ढांचा है। और इन नियमों को समझना सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए ही नहीं, बल्कि एम्प्लॉयर्स के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, सबके लिए जरूरी है।
तभी अधिकारों का सम्मान होगा और जिम्मेदारियों का पालन भी। ये दिखाता है कि कानून को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए कितनी डिटेल में जाना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। और जैसा आपने पहले इशारा किया था, जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। नियम 15 में कहा गया था कि जून 2017 के 6 महीने के अंदर इमारतों, बसों और वेबसाइटों के अलावा अन्य सेवाओं और सुविधाओं के लिए भी पहुंच के मानक तय किए जाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि क्या वो सभी जरूरी मानक वाकई तय हो पाए हैं, और अगर हुए भी हैं तो जमीनी स्तर पर उनका कितना असर दिख रहा है, इस पर विचार करना जरूरी है।